ओके, आज का हमारा टॉपिक है एलर्जिक राइनाइटिस। एलर्जिक राइनाइटिस इज़ commonly known as hay fever. It is a chronic condition characterized by inflammation of the nasal passages due to allergic response to certain airborne allergens. जो एलर्जिक राइनाइटिस होता है ना, ये होता है कि इसको कॉमनली हम हे फीवर भी बोल देते हैं। ठीक है, ये क्रॉनिक कंडीशन है। जिन लोगों को ये मसला होता है उनको ये लाइफ टाइम इशू होता है। इन्फ्लेमेशन हो जाती है नेज़ल पैसेजेस की या नेज़ल म्यूकोजा की, सिंपली नोज़ के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है या रेस्पिरेटरी पाथवे जो है वो इरिटेट हो जाता है। वजह क्या होती है? कोई एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है टू सर्टेन एयरबोर्न एलर्जेंस। एयर के अंदर ना कुछ एलर्जेंस होते हैं, कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिनसे कुछ लोगों का जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है वो इरिटेटिव होता है या सेंसिटिव होता है। ठीक है, तो जैसे ही वो कंपोनेंट्स इनहेल होते हैं तो नेज़ल म्यूकोजा इरिटेट होता है, पूरी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इसको हम कहते हैं एलर्जिक राइनाइटिस। राइनाइटिस मीन्स नोज़ के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ठीक है, और ये एक एलर्जिक रिएक्शन होता है। दिस कंडीशन कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट द क्वालिटी ऑफ लाइफ, कॉजिंग डिस्कम्फर्ट, स्लीप डिस्टर्बेंसेज एंड इम्पेयर्ड डेली एक्टिविटीज़। जिन लोगों को ये इशू होता है ना, उनकी डेली एक्टिविटीज़ अक्सर इम्पेयर्ड रहती हैं, क्योंकि ये जब ये कंडीशन होती है ना तो पेशेंट्स को जो है वो राइनोरिया हो जाता है, नोज़ उनकी रनी होती है, आंखों से पानी आता है, काफ़ी कंडीशन ख़राब हो जाती है। ठीक है, वैसे तो ये बहुत ही कोई सीरियस बीमारी नहीं है, लेकिन ये डेली एक्टिविटीज़ को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करती है। What is allergic rhinitis? Although allergic rhinitis is a common disease, its impact on daily life cannot be underestimated. Allergic rhinitis in children is most often caused by sensitization to animal dander, house dust, pollens and molds. ये हाउस डस्ट हो गई, एनिमल डेंडर, जानवरों का जो फुजला होता है, पोलन्स होते हैं, और मोल्ड से कुछ लोगों को ना एलर्जी होती है। और ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ये ऑल टाइम एयर के अंदर प्रेजेंट होते ही हैं। तो इनसे सेंसिटाइजेशन जब होती है ना बच्चों को, तो तब उनमें जो है वो जब फर्स्ट टाइम उनको सेंसिटाइज्ड होते हैं वो ऑलरेडी, और जैसे ही दूसरी टाइम एक्सपोजर होता है तो उन्हें बीमारी हो जाती है। पोलन एलर्जी सेल्डम अपीयर्स बिफोर 4 और 5 ईयर्स ऑफ एज। 4-5 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनमें पोलन एलर्जी यूजुअली नहीं होती। सेंसिटाइजेशन टू आउटडोर एलर्जेंस कैन अकर इन एलर्जिक राइनाइटिस इन चिल्ड्रन ओल्डर देन 2 ईयर्स। However, sensitization to outdoor allergens is more common in children older than 4 to 6 years. जो outdoor allergens होते हैं ना, उनसे sensitization 2 साल तक के बच्चे को हो सकती है, लेकिन ये बहुत लेस कॉमन है। 4 और 5 और 6 ईयर्स से जो अबव एज के बच्चे होते हैं ना, उनमें ये ज़्यादा कॉमन होता है। Moving ahead towards pathophysiology, understanding the function of the nose is important in order to understand allergic rhinitis. अगर आप allergic rhinitis को समझना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि नोज़ का फंक्शन क्या है। द पर्पज़ ऑफ द नोज़ इज़ टू फिल्टर। सब जानते हैं कि हमारा जो नोज़ होता है ना, ये फिल्टर का काम करता है, ह्यूमिडिफाई करता है एंड रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ इंस्पायर्ड एयर। एयर जो हम इंस्पायर कर रहे होते हैं, नोज़ ने 3 काम करने हैं। एक तो उसके अंदर जो डस्ट है उसको फिल्टर करना है, नंबर 2 उसको ह्यूमिडिफाई करता है एयर को, वरना ऐसे ड्राई एयर तो बहुत इरिटेट करती है ना हमारे रेस्पिरेटरी म्यूकोजा को। तो नोज़ जो है वो उसको ह्यूमिडिफाई कर देता है और उसका टेम्परेचर भी रेगुलेट करता है। दिस इज़ अकम्प्लिश्ड ऑन अ लार्ज सरफेस एरिया स्प्रेड ओवर 3 टर्बिनेट्स इन ईच नॉस्ट्रल। हर नॉस्ट्रल के अंदर ना लेयर्स होती हैं कुछ टिश्यूज़ की ना, जिनको हम टर्बिनेट्स बोलते हैं। ठीक है, वो टर्बिनेट्स जो होते हैं ना, वो असल में फोल्डिंग्स होती हैं। फोल्डिंग्स इसलिए होती हैं कि जो नोज़ है ना, नोज़ का जो पैसेज है या जो वो सरफेस एरिया है वो इन्हांस हो सके। अ ट्राइड ऑफ फिजिकल एलिमेंट्स, 3 चीज़ें होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी? एक थिन लेयर ऑफ म्यूकस होती है, सीलिया होते हैं और विब्रेसा या हेयर जिसको हम बोलते हैं। ये क्या करते हैं? ये एयर पार्टिकल्स के अंदर जो डस्ट वगैरह होती है ना, उसको ट्रैप करने के लिए होते हैं। अकम्प्लिशेस टेम्परेचर रेगुलेशन। म्यूकस, सीलिया और जो हेयर होते हैं, ये 3 फिजिकल एलिमेंट्स का एक ट्राइड होता है जो एयर को, टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा होता है। Amount of blood flow to each nostril regulate the size of the turbinates and affects airflow resistance. The nature of the filtered particles can affect the nose. अब नोज़ का एक काम था एयर को फ़िल्टर करना। बाहर से एयर हम सिंपली इनहेल कर रहे हैं। नोज़ के अंदर सीलिया है, नोज़ के अंदर म्यूकस है, नोज़ के अंदर हेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनका काम होता है एयर को फ़िल्टर करना। अब उस एयर को फ़िल्टर करके जो डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं ना, एयर तो आगे चली जाती है डाउन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लेकिन जो पार्टिकल्स होते हैं वो नोज़ के अंदर ही ट्रैप हो जाते हैं।
अब जो पार्टिकल्स ट्रैप हुए उनकी क्या नेचर थी, उस नेचर पे डिपेंड करता है। कुछ लोग उन ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो नोज़ के अंदर ट्रैप हो गए, उनसे कुछ लोगों को ना एलर्जी होती है, कुछ लोग सेंसिटाइज्ड होते हैं ऑलरेडी, जैसे उसमें पोलन्स हैं, उसमें मोल्ड्स हैं, या उसमें एनिमल डेंडर है, वो अगर नोज़ के अंदर ट्रैप हो गया तो कुछ लोगों को उससे एलर्जी होगी। तो जिन लोगों को उससे एलर्जी होगी, इन कंपोनेंट्स के नोज़ के अंदर ट्रैप होने की वजह से उनका जो नेज़ल म्यूकोजा होता है ना, वो काफ़ी वो रिस्पॉन्स करने लग जाता है, इरिटेट हो जाता है, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है वहाँ पे। इस ऐसे ही कंडीशन डेवलप होती है जिसको हम एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। नेचर ऑफ द फिल्टर्ड पार्टिकल्स कैन अफेक्ट द नोज, इरिटेट कर सकते हैं, जैसे सिगरेट स्मोक है या कोल्ड एयर है, कॉज शॉर्ट टर्म राइनाइटिस। However, allergens cause a cascade of events that can lead to more significant prolonged inflammatory reaction. ये जो राइनाइटिस होता है ये एक्यूट भी हो सकता है कि बहुत ही ठंडी हवा में कोई चला गया या सिगरेट स्मोक इनहेल कर लिया, अगर उसके पार्टिकल्स ट्रैप हो जाते हैं नोज़ के अंदर तो थोड़ी टाइम के लिए ऐसी कंडीशन डेवलप होगी, ठीक है। लेकिन अगर कुछ लोगों को एलर्जी है या पर्टिकुलर एलर्जन से एलर्जी है तो उनको जो ये कंडीशन है ना, उनमें सिर्फ शॉर्ट लिविंग ये नहीं होगा कि राइनाइटिस हो जाएगी, उनमें फिर पूरा एक इन्फ्लेमेटरी कास्केड होता है, एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स होती है बॉडी के अंदर, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस की, वो स्टार्ट हो जाती है। In short, rhinitis results from local defense mechanism in the nasal airways that attempts to prevent irritants and allergens from entering the lungs. असल में सिंपली एलर्जिक राइनाइटिस अब आप लोगों को समझ आ रही होगी कि ये क्या होता है। ये एक लोकल डिफेंस मैकेनिज्म है, नोज़ के अंदर ये हो रहा है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, ये चाह रहा है कि जो इरिटेटिंग पार्टिकल है ना वो डाउन द एयरवे या डाउन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ना जाए, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट जब वो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ये सिंपली एक डिफेंस मैकेनिज्म है जिसे नोज़ जो है वो यहाँ पे हो रहा होता है। अगर हम कॉजेज़ की बात करें तो जो एलर्जिक राइनाइटिस होता है ये इम्यूनोग्लोब्यूलिन होती है, आईजीई मीडिएटेड रिएक्शंस होते हैं टू वेरियस एलर्जेंस इन द नेजल म्यूकोजा। एलर्जेंस में मोस्ट कॉमन एलर्जेंस इंक्लूड डस्ट माइट्स, पेट डेंडर्स, कॉकरोचेस, मोल्ड्स एंड पोलन्स हो सकते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के अगर हम देखते हैं तो राइनाइटिस के जो सिम्टम्स हैं उसमें सिंपली सबसे फर्स्ट पे जो सिम्टम होता है वो राइनोरिया होता है। राइनोरिया मीन रनी नोज। दिस कंडीशन इज़ कॉमनली कॉल्ड एज रनी नोज, मतलब नोज से ना लिक्विड सा निकलना शुरू हो जाता है, नाक बहती रहती है इन लोगों की ऑल टाइम। नेज़ल कंजेशन देखें तो चाइल्ड में कंप्लेन ऑफ स्टफीनेस इन द नोज़, नेज़ल इनका काफ़ी कंजेस्ट हुआ होता है, सांस लेने में इनको बहुत मसला हो रहा होता है। पोस्ट नेज़ल ड्रेनेज होता है। दिस अकर्स व्हेन एक्सेसिव म्यूकस इज प्रोड्यूस्ड बाय द नेज़ल म्यूकोजा। रेपिटेटिव स्नीजिंग रिपीटेडली इज अ साइन दैट देयर इज इरिटेशन। इन लोगों को जब पोलन से इरिटेशन हो रही होती है या म्यूकोजा के अंदर इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन हो रहे होते हैं तो रेपिटेटिव स्नीजिंग होती है, बहुत ज़्यादा इनको छींकें आती हैं और वो छींकें एक इंडिकेशन होती हैं कि इनका जो नेज़ल म्यूकोजा है ना वो इरिटेटेड है इस टाइम। इचीनेस होती है, देयर इज़ इचिंग ऑफ द पैलेट्स, ईयर्स, नोज़ और आइज़। यहाँ पे ना आइज़ में या कानों में या पैलेट्स में बहुत ही वो खारिश सी हो रही होती है, अजीब सी खराश होती है, इस कहते हैं ना गले में। एलर्जिक सल्यूट। द एलर्जिक सल्यूट इज़ व्हेन द चाइल्ड पुशेज हिज और हर नोज़ अपवर्ड। ये अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जब इस तरह के राइनाइटिस का इशू होता है ना, लोगों को ऐसे एकदम से अपनी गर्दन ऊपर करके और अपना नोज़ अपवर्ड करते हैं, बैकवर्ड करते हैं कि अपने आप को उनका जो है ना वो सिक्रीशन इस तरह वो नीचे चली जाती हैं और उनको सांस लेने में थोड़ी आसानी पैदा होती है। The allergic salute is when the child pushes his or her nose upward and backward to relieve itching and open the air passage in the nose. मेडिकल मैनेजमेंट अगर हम देखें एलर्जिक राइनाइटिस की कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। नंबर 1 क्या है, अवॉइडेंस ऑफ एलर्जेंस, कि जिस एलर्जन से पर्टिकुलर एलर्जन से आपको एलर्जी है उसको अवॉइड करें। इन्वायरमेंटल कंट्रोल्स, ठीक है, ये भी एक तरह से अवॉइडेंस ही है। अब इन्वायरमेंट को अगर कंट्रोल करते हैं, साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट होगा, उसके अंदर जो है वो डस्ट पार्टिकल तो ज़ाहिर है आप नहीं अवॉइड कर सकते, लेकिन इनडोर में जो है वो इस तरह के फ़िल्टर्स लगाए जा सकते हैं जो एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल्स को कंट्रोल कर लेते हैं, मोल्ड्स को कंट्रोल कर सकते हैं, या एनिमल डेंडर, मतलब एयर को जो है वो प्योरीफाई वो कर रहे होते हैं। नंबर 2 हमारे पास ऑप्शन होता है मेडिकेशंस, और नंबर 3 होता है एलर्जन स्पेसिफिक इम्यूनोथेरेपी, यानी आप एलर्जी के अगेंस्ट जो है ना वो वैक्सीनेशंस करवाते हैं, सबलिंगुअल या टैबलेट्स यूज़ करते हैं, एलर्जी शॉट्स लेते हैं। इन्वायरमेंट कंट्रोल में क्या करेंगे, द यूज़ ऑफ इन्वायरमेंटल कंट्रोल इज़ नॉट एडिकेटली एक्सप्लोर्ड इन मोस्ट पेशेंट्स। फॉर मैनी पेशेंट्स द रिमूवल ऑफ द ट्रिगर कैन हैव अ ड्रामेटिक इफेक्ट। देखिए जिस एलर्जन से एलर्जी है ना, अगर वो एलर्जन ही रिमूव कर दिया जाए तो जाहिर है सबसे बेहतर ये चीज़ है, ड्रामेटिक इफेक्ट्स इसके आते हैं।
द डिफ़िकल्टी अराइजेज व्हेन द ट्रिगर नीड्स टू बी आइडेंटिफाइड एंड एलिमिनेटेड। लेकिन डिफ़िकल्टी कहाँ पे आती है? जब ये नहीं पता चलता कि आपको एलर्जी तो है, ये समझ नहीं आती कि कौन सी पर्टिकुलर एलर्जन से एलर्जी है, क्योंकि एलर्जन्स तो बहुत सारे हैं। Eliminating the trigger may be simple if removal of the feather pillow or blanket is involved. However, it can be very difficult if a family pet needs to be removed. अगर किसी जो है वो आपको क्लॉथिंग वगैरह नीड करनी है, या आपको अपना जो है वो बिस्तर चेंज करना है, इस तरह की चीज़ें अगर रिमूव करनी पड़ रही हैं, ठीक है, आपको हाइजीन का ख्याल रखना पड़ रहा है, तो वो तो कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को अपने पेट से ही एलर्जी है तो पेट्स को रिमूव करना, देखिए वो अफेक्शन उनके साथ होती है, तो पेट्स को रिमूव करना थोड़ा जो है वो डिफ़िकल्ट हो सकता है। लेकिन इन्वायरमेंट जो कंट्रोल है वो बेस्ट ऑप्शन होता है एलर्जी को कंट्रोल करने का। सेकेंड हमारे पास ऑप्शन आता है फार्माकोलॉजिक मैनेजमेंट का। मैनी ग्रुप्स ऑफ मेडिकेशंस आर यूज्ड फॉर एलर्जिक राइनाइटिस इंक्लूडिंग एंटीहिस्टामाइंस होती हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, डीकंजेस्टेंट, सेलाइन, सोडियम क्रोमोलिन एंड ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ये कुछ ड्रग्स की क्लासेस हैं, इनको बहुत ज़्यादा डिटेल में याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इनके नाम बस आने चाहिए। ये कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो हम एलर्जिक राइनाइटिस में यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामाइंस होती हैं। एंटीहिस्टामाइंस जो होती है ना, सेवरल वेज में जो है वो इनको हम क्लासीफाई करते हैं, जिसमें सीडेटिंग और नॉन सीडेटिंग होती हैं, न्यूअर होती हैं, ओल्डर होती हैं, कुछ फर्स्ट जनरेशन होती हैं, कुछ सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामाइंस होती हैं, ठीक है। तो इनकी काफ़ी सारी क्लासेस होती हैं और बहुत सारे कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट्स में इंक्लूड होती हैं। कफ में, कोल्ड में या एलर्जीज़ में जो हम मेडिसिन देते हैं उनमें एंटीहिस्टामाइंस अक्सर इन्वॉल्व होती हैं। Intranasal antihistamines. These agents are an alternative to oral antihistamines to treat allergic rhinitis. वैसे तो हम जो एंटीहिस्टामाइंस होती हैं ना वो टैबलेट्स की फॉर्म में देते हैं, जैसे मोस्ट कॉमनली सिट्राजिन यूज़ हो रही होती है, ठीक है। तो लेकिन ना कुछ हम इसको हम स्प्रे की फॉर्म में भी देते हैं, इंट्रानेजल एंटीहिस्टामाइन। ये एक ऑल्टरनेट होता है कि अगर आप ऑरल नहीं ले सकते तो इसको हम इंट्रानेजल यूज़ कर लें, और ये इसका एक्शन भी क्विक होता है। Currently, azilastine and olopatadine, sorry I can't pronounce it, olopatadine are the only agents available in the United States. US में तो ये दो एजेंट्स हैं जो इंट्रानेजल एंटीहिस्टामाइंस अवेलेबल हैं, लेकिन हमारे इधर पाकिस्तान में जो हैं वो ज़्यादा कॉमनली ऑरली यूज़ होते हैं। इंट्रानेजल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं, ये तो बहुत कॉमन इनका यूज़ होता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, ठीक है, ये बहुत क्विक इफेक्ट देते हैं। This class of medication is most effective. Intranasal corticosteroids are potent anti-inflammatory agents sure to decrease allergic rhinitis. देखिए corticosteroids का तो डायरेक्ट काम ही इन्फ्लेमेशन को डिक्रीज़ कराना होता है, तो जब इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है, राइनाइटिस होती है, तो उसमें स्टेरॉइड से बहुत क्विक रिलीफ मिलता है। सिम्टम्स इन मोर देन 90% ऑफ पेशेंट्स जो है ना वो स्टेरॉइड्स की वजह से रिलीफ हो जाते हैं। फिर इंट्रानेजल एंटीहिस्टामाइन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कॉम्बो में भी हम देते हैं। कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट्स आर इमर्जिंग ऑन द मार्केट फॉर पेशेंट्स हु रिक्वायर एन इंट्रानेजल एंटीहिस्टामाइन एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ऐसे पेशेंट जिनको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और एंटीहिस्टामाइंस दोनों इकट्ठे ज़रूरत होते हैं ना, तो उनको फिर बजाय इसके कि पहले एक टाइम में एंटीहिस्टामाइन का स्प्रे ले, दूसरे टाइम में वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ले, तो इन दोनों ड्रग्स का जो आजकल है ना वो कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट्स भी मार्केट में न्यू आ रही हैं। Intranasal decongestants are effective for short-term symptom control. They decrease nasal discharge and congestion and are available without prescription. जो decongestant होते हैं ना, ये तो विदाउट प्रेस्क्रिप्शन भी आप किसी भी फार्मेसी में जाके आप अगर डिमांड करते हैं तो आपको मिल जाते हैं। डीकंजेस्टेंट जो है वो शॉर्ट टर्म रिलीफ देते हैं, लेकिन ये भी इफेक्टिव और क्विकर रिलीफ का एक होता है, मीन होता है। ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एगोनिस्ट मोंटेलुकास्ट बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है एज एन अप्रूव्ड मोनोथेरेपी फॉर एलर्जिक राइनाइटिस। इट हैज़ बिन, ये जिन लोगों को एलर्जिक राइनाइटिस होती है ना वो लोग जानते होंगे कि वो उस सीज़न के अंदर पर्टिकुलर कुछ लोगों को ना पोलन से इशू होते हैं, तो वो सीज़न में जो है वो खुद से ही मोंटेलुकास्ट वो लोग यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं कि उनको पता होता है कि उन्हें ये चीज़ अफेक्ट करेगी लाजमी। It has been shown to the most effective in patients in whom significant congestion is a primary complaint. Allergen immunotherapy होती है। Immunotherapy with daily sublingual tablets may be able to replace weekly injections in some individuals depending upon the offending allergens. Depending upon the particular sublingual tablet, therapy must be initiated at least 3 to 4 months before the allergen season that is being treated. एक इम्यूनोथेरेपी का ना बहुत अच्छा वे होता है कि जब एलर्जी का सीज़न आ रहा होता है ना, उससे 3 to 4 months आप बिफोर अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा लें, जिसमें इम्यूनोथेरेपी में सबलिंगुअल टैबलेट्स होती हैं, ठीक है, वो आपने लेनी होती है, डेली आपने डेली बेसिस पे उनको लेना होता है।
और वीकली जो आपने जाके इंजेक्शंस लगवाने थे उनको ये टैबलेट्स रिप्लेस कर लेती हैं। फिर इंट्रानेजल मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स, ये भी एक ड्रग्स की कैटेगरी होती है। इफेक्टिव थेरेपी फॉर एलर्जिक राइनाइटिस इन अप्रोक्सीमेटली 70 to 80% ऑफ पेशेंट्स। दे प्रोड्यूस मास्ट सेल स्टेबलाइजेशन एंड एंटी एलर्जिक इफेक्ट्स बाय इनहिबिटिंग मास्ट सेल डीग्रेनुलेशन। कि मास्ट सेल जब डीग्रेनुलेट होते हैं ना तो हिस्टामाइन रिलीज होता है। ये मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स क्या होती हैं? ऐसी ड्रग्स होती हैं जो मास्ट सेल्स को स्टेबलाइज रखती हैं, उनके अंदर से डी ग्रेनुलेशन नहीं होने देती, यानी हिस्टामाइन के जो ग्रेन्यूल्स होते हैं ना उनको अलाउ नहीं करती कि वो ग्रेन्यूल्स हिस्टामाइन को रिलीज़ करें बॉडी के अंदर। तो जब हिस्टामाइन रिलीज़ नहीं होता तो फिर जो है वो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन भी बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं आता। इस कंडीशन की अगर हम नर्सिंग केयर प्लानिंग की बात करें तो मेजर गोल फॉर अ चाइल्ड विद एलर्जिक राइनाइटिस आर चाइल्ड विल नो लॉन्गर ब्रीथ थ्रू द माउथ। जब नोज़ कंजेस्टेड होता है ना तो चाइल्ड जो होता है ना वो माउथ से ब्रीथ करता है। तो हमारा गोल ये होता है मेजर कि चाइल्ड जो है वो माउथ से ब्रीथ ना करे बल्कि वो नोज़ से ब्रीथिंग करे। एयरवे विल बी बैक टू नॉर्मल स्पेशली द नोज़। चाइल्ड विल स्लीप 6 to 8 hours अ डे। ये जो कंडीशन होती है नेज़ल जो इन्फ्लेमेशन की होती है, एलर्जिक राइनाइटिस कंडीशन है, ये बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होती है। इससे जो है वो सांस जब ठीक से नहीं आता ना तो कोई भी जो बंदा है या बच्चा है वो सुकून से सो भी नहीं पाता। तो हमारा एक गोल होना चाहिए कि जो चाइल्ड है वो 6 to 8 hours पर डे स्लीप लेगा। चाइल्ड एंड पेरेंट्स विल डिस्क्राइब द लेवल ऑफ एंग्जाइटी एंड कोपिंग पैटर्न्स। चाइल्ड एंड पेरेंट्स विल नो एंड अंडरस्टैंड अबाउट द डिजीज़ एंड ट्रीटमेंट। नर्सिंग इंटरवेंशंस की अगर हम बात करें एलर्जिक राइनाइटिस के लिए तो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है कि एलर्जन को आइडेंटिफाई करें। Identification and elimination are easiest for dust mite allergens. Pollen is more difficult to avoid because daily activities must be altered to do so. देखिए पोलन्स को आप अवॉइड नहीं कर सकते, आपको बाहर निकलना होता है, आपको अपने हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ करनी है, आपको जॉब के लिए जाना है या स्कूल कॉलेज जो भी है, मतलब बाहर निकले बिना आपका गुजारा नहीं है। उसी एयर के अंदर आपने सांस लेना जिसमें कि सब लोग ले रहे हैं, तो उसके अंदर तो पोलन्स मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है पोलन्स को अवॉइड करना। सो ईजी इंटरवेंशन इज़ टू कीप द विंडो क्लोज विच इज़ ईजीली अकम्प्लिश्ड इन एयर कंडीशन होम्स एंड मस्ट बी डन थ्रू आउट द ईयर। तो इंडोर में तो ये बेस्ट होता है कि आप ना ऑल टाइम अपनी विंडोज़ को क्लोज रखा करें, या फिर कुछ एयर फिल्टर्स होते हैं वो भी लगवाए जा सकते हैं घर के अंदर। फिर हमारे पास आती है यूज़ ऑफ नेज़ल स्प्रेज। टीच द पेशेंट एंड पेरेंट्स टू हाउ टू यूज़ नेज़ल स्प्रेज बाय ब्लोइंग द नोज़ फर्स्ट एंड देन एडमिनिस्ट्रिंग द मेडिकेशन। ये हमने सिखाना होता है कि नेज़ल स्प्रे आपने कैसे यूज़ करना है। पहले अपना नोज़ ब्लो कर लेना है, ठीक है, अच्छे से। नोज़ जब साफ़ होगा उसके बाद आपने नेज़ल स्प्रेज यूज़ करनी होती है। Encourage thorough cleaning of the house. Encourage a routine cleaning of the house, furniture, equipment which may house dust and other pollens. घर की जो है ना वो अच्छे से सफाई सुथराई करनी होती है ताकि जो डस्ट वगैरह है ना उसकी वजह से एलर्जी ना हो। इनकरेज मेडिकेशन कंप्लायंस। पेशेंट्स को हमने इनकरेज करना होता है कि जो मेडिकेशंस हैं वो प्रॉपर यूज़ करें। जैसे मॉन्टिलोकास्ट बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं एलर्जिक सीजन्स के अंदर, तो उन्हें जो है वो टाइम पे अपनी मेडिसिन लेनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक करिएगा काइंडली।